मैं राजेश जायसवाल NDTY सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप सभी भाई बहनों, प्यारे मित्रगण एवं गुरुजनों को जय भगवान। प्रश्न शुरू करता हूँ। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? उत्तर, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में सभी अंग सम्मिलित होते हैं जो भोजन को चबाने, निगलने, पचने और अवशोषित करने के अलावा अधपचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसमें कई पाचक अंगों समेत विभिन्न सहायक अंगों का समावेश होता है। फिर से सुनिएगा। पाचन तंत्र में वे सभी अंग सम्मिलित होते हैं जो भोजन को चबाने, निगलने, पचने और अवशोषित करने के अलावा अधपचे भोजन को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसमें कई पाचक अंगों समेत विभिन्न सहायक अंगों का समावेश होता है। पहला है ग्रास नली, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। पहला ग्रास नली के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर, लगभग 10 इंच लंबी तथा लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी एवं सरकरी पेशीय नली होती है जो मुख के पीछे गलकोश से आरंभ होती है, वक्ष से थोरैसिक डायफ्राम से गुजरती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। दूसरा, ग्रास नली की दीवार पत्ती मांसपेशियों की 2 परतों की बनी होती है। तीसरा, ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो निगलने के दौरान ऊपर बंद हो जाता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश न कर सके। चौथा, चबाया गया भोजन इन्हीं मांसपेशियों के क्रमाकुंचन के द्वारा ग्रास नली से होकर उदर तक धकेल दिया जाता है। पांचवा, ग्रास नली से भोजन को गुजरने में केवल 7 सेकेंड लगते हैं और इस दौरान पाचन क्रिया नहीं होती है। अमाशय स्टोमक। पहला, अमाशय ग्रास नली तथा डियोडिनम के बीच डायफ्राम के नीचे प्लीहा के दाएं और तथा आंशिक रूप से यकृत पोषण नली भोजन नली का थैलीनुमा भाग होता है। दूसरा, इसका अधिकांश लगभग 5 से 5/6 भाग शरीर की मध्य रेखा के बाईं ओर तथा शेष भाग दाईं ओर स्थित होता है। तीसरा, इसके आगे यकृत का बायां खंड तथा अग्र उदरीय भित्ति होती है। चौथा, इसके पीछे उदरीय महाधमनी, अग्नाशय, प्लीहा या तिल्ली, बायां वृक्क एवं एड्रिनल ग्रंथि स्थिर होती है। पांचवा, इसके ऊपर डायफ्राम, ग्रास नली तथा यकृत का बायां खंड होता है। छठा, नीचे बड़ी आंत की अनुप्रस्थ कोलन होती है तथा छोटी आंत होती है। सातवां, इसके बाईं ओर डायफ्राम और प्लीहा तथा दाईं ओर यकृत और डायोडिनस होता है। आठवां, यह फंडस अथवा ऊपरी गोल भाग एक काय या बीच के भाग तथा जठर निर्गम या पाइलोरस अथवा दूरस्थ छोटे भाग से मिलकर बना होता है। यह जठर निर्गम स्रावित करता है जो भोजन के साथ मिश्रित होकर आंतों के द्वारा आगे पाचन के लिए उपयुक्त काइम एक अर्धठोस पदार्थ बनाता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला, यह अंतर्व्यास में बड़ी आंत की अपेक्षा छोटी होती है। दूसरा, यह अमाशय के जठर निर्गम द्वार से शेषांत या इलियम के अंत तक फैली होती है। इलियोसिकल कपाट पर बड़ी आंत में खुलने वाली 5 से 7 मीटर लंबी नली होती है। यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक लंबी होती है और तान कम हो जाने के कारण यह जीवित शरीर की अपेक्षा मृत शरीर में अधिक लंबी होती है। चौथा, यह उदर गुहा के निचले भाग में सामान्यतः बड़ी आंत के मोड़ में रहती है।
इसके निम्न 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी या डिडोनियम। पहला, यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है जो पाइलोरियस से जेजुनियम तक फैला रहता है। दूसरा, यह घोड़े के नाल अंग्रेजी के सी अक्षर आकार लगभग 25 सेंटीमीटर 10 इंच लंबा होता है, जो अग्नाशय या पेनक्रियास के शीर्ष को चारों ओर से घेरे रहता है। तीसरा, पाइलोरस से लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक उभय छिद्र वेटर की कलासिका या एम्पुला ऑफ वाटर में सामान्य पित्त वाहिनी दोनों आकर खुलती हैं। चौथा, यह संकोचिनी जैसी पेशियों से घिरा रहता है। दूसरा, मध्यांत्र या जेजुनम। पहला, यह छोटी आंत शेष भाग का ऊपरी 2/5 भाग होता है और लगभग 2.5 मीटर (8 फीट) लंबा होता है। इसका ऊपरी हिस्सा सिरा डिडोनियम से जुड़ा होता है। तीसरा है शेषांत्र या इलियम। पहला, यह छोटी आंत का निचला, मध्यांत्र या जेजुनियम से लेकर अर्धांत्र या सीकम तक का भाग जो लगभग 3.5 मीटर लंबा भाग होता है और इलोसिकल कपाट पर इसका अंत होता है, जो इलियम से बड़ी आंत में भोजन के प्रवाह पर नियंत्रण रखता है और सीकम के पदार्थों को वापस इलियम में आने से रोकता है। दूसरा, जेजुनम और इलियम के बीच कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। छोटी आंत के जेजुनम एवं इलियम दोनों भाग उदरावरण या पेरिटोनियम की एक मुड़ी हुई तह, जिसे मिजेंट्री कहते हैं, के द्वारा उदर की पसच भित्ति से लटके रहते हैं। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन। बड़ी आंत, बृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन। पहला, यह आंत का दूरस्थ भाग होता है जो लगभग 5 फीट लंबा और छोटी आंत के साथ अपने संगम से गुदा तक विस्तृत होता है तथा आद्यांत्र के उंडक पुंज, कोलन, मलाशय और गुदा नली से मिलकर बनता है। दूसरा, संपूर्ण बड़ी आंत को बृहदांत्र का कोलन भी कहा जाता है। बृहदांत्र 3 भागों में विभाजित होता है: आरोही, अनुप्रस्थ एवं अवरोही भाग। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है, जो मलद्वार एनएस द्वारा बाहर खुलता है। इसके 7 भाग होते हैं। आद्यांत्र या सीकम, यह बड़ी आंत का शुरू का फूला हुआ भाग होता है जो छोटी आंत के अंत में है। यह दाहिने इलियक फोसा में स्थित होता है। वह चौड़ी होती है तथा निचला सिरा अंध सिरा होता है। ऊपर की ओर यह आरोही कोलन से जुड़ी रहती है। इलियम का प्रवेश वालु की नीचे से सकरी अधनली संलग्न रहती है, जिसे उंडुक पुंज या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। इसकी रचना बड़ी आंत की भित्तियों की रचना के समान ही होती है, परंतु इसमें लसीकाभ ऊतक अधिक होता है। अपेंडिक्स के शोध की दशा को अपेंडिक्स कहते हैं। दूसरा, आरोही कोलन, यह बड़ी आंत का सीकम से ऊपर का जाने वाला भाग होता है, जो यकृत के पास पहुंचकर एकदम से बाईं ओर की मुड़कर अनुप्रस्थ कोलन में विलीन हो जाता है। कोलन का यह मोड़ दाहिना कोलिक या हेपेटिक वक्र कहलाता है। अनुप्रस्थ कोलन, उदर गुहा को दाएं से बाईं ओर पर करते हुए प्लीहा या तिल्ली तक पहुंचते हैं और प्लीहा के नीचे एकदम मुड़कर अवरोही कोलन में विलीन हो जाती है। बड़ी आंत के इस मोड़ को बायां कोलिक या प्लीहज वंक कहते हैं। चौथा, अवरोही कोलन, डिसेंडिंग कोलन जिसे कहा जाता है। अवरोही कोलन उदर गुहा के बाईं ओर से नीचे की ओर बढ़कर वास्तविक श्रोणि में जाती है और सिग्मॉइड कोलन कहलाती है। पांचवा, सिग्मॉइड कोलन, श्रोणि के बाएं श्रोणि फलकीय क्षेत्र के स्थित बड़ी आंत का अवरोही कोलन से मलाशय तक का अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का लंबा भाग होता है। छठा, मलाशय या रेक्टम, मलाशय सिग्मॉइड कोलन से ऊपर की ओर जुड़ा रहता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है।
और श्रोणीय डायफ्राम से गुजर कर गुदा नली बनाता है। इसकी रचना कोलन की रचना के समान होती है, परंतु इसके पेशीय परत अधिक मोटी होती है। मलाशय के श्लेमिक स्तर में 8-10 लंब रूप तथा 2-3 अनुप्रस्थ वलय पाए जाते हैं। लंब रूप वलयों को मोगैगनाई के स्तंभ कहते हैं। 7वां गुदीय नली। गुदीय नली मलाशय से बाहर को खुलने वाली एक छोटी नली होती है। मलाशय के लंब रूप वलय नीचे गुदीय नली में को चले जाते हैं। यहाँ पर अनैच्छिक वृत्ताकार पेशी तंतु मोटे हो जाते हैं। आंतरिक गदीय संकोचनी का निर्माण करते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा चाहता हूँ और शब्द हिंदी के थोड़े कठिन थे, पढ़ने में असुविधा हुई। गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।